साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अमित का चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1075 एपिसोड है और इसकी शुरुआत अस्पताल से होती है, जहाँ पे मेघनाथ जी शिशुपाल से मिलने गए हुए थे। लेकिन उस समय बात खाने की हो रही थी। जब मेघनाथ के हाथों का खाना शिशुपाल जी नहीं खाते हैं, तो भीमराव जी कहते हैं कि इसे इस खाना को मैं खा जाता हूँ, नहीं तो अगर खाली डिब्बा दूंगा तो मेघनाथ जी को बुरा लगेगा। लेकिन जैसे ही भीमराव जी उस खाने को खाने जाते हैं, वैसे ही वहां पे मेघनाथ पहुंच जाते हैं। लेकिन वो साथ में डांटते भी है कि भीमराव, इस खाने को और साथ में डब्बे को फेंक देना, लेकिन मेरा खाना खाना तुम मत। जिसके बाद वहां से वो वापस आ रहे थे, तो पहले वहां पे जोकू काका पहले से ही वहां पे खड़े थे। तो मेघनाथ को देखते हुए पूछते हैं कि क्या हुआ मेघनाथ जी, शिशुपाल जी ने खाना खा लिया? तो मेघनाथ कहते हैं कि नहीं। तभी जोकू काका उनको और उकसाने लगते हैं भीमराव के खिलाफ। कहते हैं कि भीमराव बस ये चाहता है, शिशुपाल को वो अपना सिपाही बनाना चाहते हैं, इसीलिए आपको कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। मेघनाथ कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, वो मेरे बेटे को सिपाही कभी नहीं बना सकता है। जिसके बाद जोकू काका और मेघनाथ दोनों साथ में वहां से चले जाते हैं। वहीं अस्पताल के अंदर शिशुपाल जी और श्यामला दोनों भीमराव से कह रहे थे कि मेरे बाबा कभी नहीं सुधरने वाले हैं। तो भीमराव जी कहते हैं कि सुधरेंगे जरूर। जब हम लोग जो शिक्षा का मुहिम शुरू किए हैं, सभी लोग अगर शिक्षित होने लगेंगे, तो उनके आसपास के जो लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो भी उनमें ढल जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर शिक्षित हो जाएँगे तो आपके बाबा भी समझ जाएँगे। लेकिन फिर भी शिशुपाल और श्यामला कह रहे थे कि इसे नहीं, मेरे बाबा कभी नहीं सुधरने वाले हैं। तो भीमराव जी कहते हैं कि मुझ पे विश्वास रखिए, अगर सब लोग शिक्षित हो जाएँगे तो मेघनाथ जी खुद ही सुधर जाएँगे। उसके बाद श्यामला भीमराव जी को बताती है कि भीमराव, डॉक्टर साहब ने कहा है कि शिशुपाल जी को अब घर ले जाने के लिए। तो यह सुनने के बाद भीमराव जी कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है श्यामला, तुम ऐसा करो, शिशुपाल जी को लेकर के तुम घर चली जाओ। मैं यहाँ से अखबार का कुछ काम है जो पूरा करके आता हूँ, मैं और सेठ जी, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाना। उसके बाद वहीं पे खड़े होके भीमराव जी ये सोच रहे थे कि उधर रमा के लोगों की आने की तैयारी कर रही है, जो पढ़ने आएंगे। तो मुझे आदमी की व्यवस्था करनी होगी, रमा की मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगा। इतना कह के भीमराव जी वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेघनाथ जी एक आदमी को उकसा रहे थे जो ऊंची जात के थे। उनसे ये कह रहे थे कि देख रहे हैं भीमराव की इतनी हिम्मत हो गई है, आपके मोहल्ले के बारे में, आपके बारे में ये अखबार में छाप दिया है। ये अखबार तो आपको छापना चाहिए था, लेकिन ये भीमराव जी छाप दिया है, तो आपको बुरा नहीं लग रहा है क्या? वहीं पे खड़े जोकू काका भी उनको उकसा रहे थे, ये सब भीमराव का किया धरा है, आपके मोहल्ले के बारे में ये कैसे छाप सकता है? तो जिसे सुनने के बाद वो आदमी बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि मैं अभी बात करता हूँ उस भीमराव से। इतना कह के वो अपने ऑफिस में चले जाते हैं। लेकिन उस समय वहां पे जोकू और मेघनाथ जी बहुत खुश हो रहे थे। उसी रास्ते से श्यामला शिशुपाल जी को लेकर के जा रही थी, लेकिन शिशुपाल जी थक जाते हैं। तो श्यामला उनसे कहती है कि आप थोड़ी देर यहाँ पर बैठ के आराम कर लीजिए। शिशुपाल जी बैठने ही वाले थे, लेकिन देखते हैं कि उनके बाबा वहीं पे खड़े हैं। तो कहते हैं कि नहीं श्यामला, मुझे नहीं बैठना है, नहीं तो बैठे हुए देख के हो सकता है ताकतवर लोग मुझे घायल भी ना कर दे, इसीलिए मुझे ले चलो, अभी संघर्ष करना बाकी है। शिशुपाल जी साफ साफ अपने बाबा के बारे में कह रहे थे कि मेरे बाबा इतना गुस्सा आदमी है कि वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है अगर मुझे शांत ऐसे बैठे हुए देखे। इसीलिए श्यामला मुझे घर ले चलो, क्योंकि घर जाने के बाद बाकी लोगों की तैयारी भी करनी है जो पढ़ने आएंगे। इतना कह के शिशुपाल और श्यामला वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद रात हो जाती है, तो रमा और रमा के साथ जितने भी भीम के समर्थक थे, सभी चौल में तैयारी कर रहे थे सभी को पढ़ाने की। बहुत सारे बिछावन बिछा के रखे हुए थे कि सब आके बैठ के यहाँ पे पढ़ेंगे। और रमा भी पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे काम कर रही थी कि जो लोग भी आएंगे उनको पढ़ाना है।
तो यह सब देखने के बाद वहाँ पे जीजाबाई, करुणा और जितने भी भीम के विरोधी थे वो सभी आते हैं और कहते हैं कि आदमी का अता-पता है ही नहीं और पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे ज़ोर-शोर से काम चल रहा है। लेकिन एक भी आदमी पढ़ने आए तब ना, और हम सब यही देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। उसी समय वहाँ पे राम जी भी आते हैं और कहते हैं कि मैं भी यही देखने आया हूँ, क्योंकि वो सीधा-सीधा जीजाबाई पे वार कर रहे थे। राम जी को भी पता था कि कोई ना कोई ज़रूर पढ़ने आएँगे और मेरे बेटे और बहू का मेहनत बेकार नहीं जाएगा। लेकिन वहीं पे खड़ी करुणा रमा से कह रही थी कि रमा, एक भी अगर आदमी यहाँ पे पढ़ने आ जाएगा तो जो कहोगी वो मैं मानूँगी। लेकिन हाँ, तुम्हें एक शर्त माननी होगी, तब कोई आदमी यहाँ पे पढ़ने नहीं आता है तब तक तुम ना खाएगी और ना कुछ पिएगी। यह सुनने के बाद भीमराव जी कहते हैं कि करुणा भाभी ये कैसी बातें कर रहे हैं रमा से। क्योंकि रमा को पूरा विश्वास था कि कोई ना कोई यहाँ पे पढ़ने ज़रूर आएँगे। इसीलिए वो करुणा की ये शर्त मान जाती है, कहती है कि हाँ दीदी, जब तक कोई यहाँ पे पढ़ने नहीं आ जाता है उससे पहले ना ही मैं कुछ खाऊँगी और ना ही पीऊँगी। जिसके बाद वहाँ पे मेघनाथ के जितने भी समर्थक थे, पहले तो भीम के विरोधी ही एक तरफ से ढोलक-वोलक, गाना-बजाना के साथ वहाँ पे बैठे हुए थे जश्न मनाने के लिए। और वो सब वो पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए थे क्योंकि वहाँ पे मेघनाथ भी आने वाले थे। तो वो सब देखना चाहते थे कि इसे उस तरफ जब भीमराव के कोई भी आदमी नहीं आएगा पढ़ने के लिए तो हम लोग इधर जश्न मनाएँगे। तो इस तरह से दोनों लोग दोनों पक्ष में बैठे हुए थे। इधर साथ में जीजाबाई भीमराव जी से और रमा से ये भी कह रही थी कि उधर शिशुपाल और श्यामला भी बैठ के लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो पढ़ने आएगा। अगर वहाँ और इस जगह को मिला कर के एक भी आदमी पढ़ने आता है तो जो कहोगी तो वो सब हम मानेंगे। देखना चाहते हैं कि कोई पढ़ने आता है या नहीं। तो ये शर्त मान भी जाते हैं। तो ये शर्त सभी मान जाते हैं, सभी देखना चाहते थे कि कोई पढ़ने आते हैं या नहीं। वहीं दूसरी तरफ शिशुपाल जी और श्यामला भी बहुत सारी बोरी बिछा के रखे हुए थे कि कोई तो आएँगे पढ़ने के लिए, तो हम दोनों मिलके उनको पढ़ाएँगे। लेकिन वहीं पे खड़े मेघनाथ और शिशुपाल जी से बहस हो जाती है। बहस होने के बाद मेघनाथ शिशुपाल जी को बताते हैं कि हम जा रहे हैं चौल में जश्न मनाने, क्योंकि तुम लोग मातम मनाओगे और हम लोग जश्न मनाएँगे। और जो ये बोरी बिछा कर के तुम लोगों का इंतज़ार कर रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो। अपने आदमी से मेघनाथ कहते हैं कि सारी बोरी उठा के लेके चलो चौल में, हम जश्न मनाएँगे। इतना कह के वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद उनके जो आदमी थे बोरी उठाए हुए थे, सब रास्ते में ही फेंक देते हैं और वहाँ से टेबल, नाश्ता, खाना-पानी ये सभी अपने साथ में ले जाते हैं चौल में। वहाँ पे वो जश्न मनाने वाले थे। उधर जीजाबाई पहले से ही भीमराव से कह रही थी कि एक तरफ वो जो पहले से ही खुशहाल ज़िंदगी जीते आ रहे हैं, वो अभी भी जश्न मनाने की बात कर रहे हैं और एक तरफ से एक ऐसी चीज़ दिखा र जा रही है, जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती है। उसी समय वहाँ पे मेघनाथ आ जाते हैं और कहते हैं कि एकदम सही कह रही हो जीजाबाई, हम लोग सदियों से खुशी मनाते आए हैं और जश्न मनाते आए हैं और आज भी जश्न मनाएँगे। इतना कह के सभी वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वहीं पे एक आदमी जो डाकिया के जैसे होता है कुछ बात, वो लक्ष्मी के गाँव से आए होते हैं और वो लक्ष्मी को ही ढूँढ रहे थे कि लक्ष्मी तुम कहाँ हो? तो लक्ष्मी बोलती है कि मैं यहाँ पे हूँ, क्या बात है बताइए? तो वो आदमी बताने वाले थे आनंद के बारे में कुछ, लेकिन वो पूरी बात नहीं बता पाते हैं। वो अगले एपिसोड में बताएँगे कि वो आनंद के बारे में क्या बताने वाले हैं। लेकिन वो जिस तरीके से कह रहे थे आनंद के बारे में, उस तरीके से जितने भी उनके समर्थक थे भीमराव और लक्ष्मी, बाकी लोग सब डर जाते हैं कि पता नहीं ये क्या कहने वाले हैं आनंद के बारे में। तो आज की एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब आगे के एपिसोड में क्या होगा, ये हम आगे के एपिसोड में बताएँगे। तब तक के लिए जय भीम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।